नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। आज बात करेंगे महंगाई के विश्लेषण पर। समय बदला, लोग बदले और महंगाई ने आसमान छू लिया। हम आपको बताते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद क्या है इस महंगाई का हाल। पर इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब लोग करोड़ों और लाखों में नहीं, पैसों और आनों में बात किया करते थे। आज के युवक को तो पता भी नहीं होगा कि आने होते क्या हैं। तो हम बताने जा रहे हैं भारत की आज़ादी के समय में चीज़ों के दाम क्या थे, कितने पैसों में आम लोगों के खर्च निकल जाते थे। जी हाँ, हम आपको बताते हैं सन 1947 में क्या थे आज की ज़रूरतों के भाव और कितना फर्क पड़ा है आज की आर्थिक व्यवस्था पर। वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। सुदर्शन न्यूज चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। वो मेरे साथ बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। आजादी को 70 साल हो चुके हैं और इन 70 सालों में पूरा देश बदल चुका है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 70 साल पहले अगस्त 1947 में कैसा रहा होगा हमारा देश, और उस वक्त विभिन्न चीजों का मूल्य क्या रहा होगा। महंगाई बढ़ने का क्या कारण है, आज ये हम आपको महंगाई के अनुपात के जरिए बताएंगे। ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, जो कि आपको पूरा महंगाई के अनुपात का ब्यौरा देगा। महंगाई का अनुपात, अगर हम बात करें सन 1920 की, तो जिस परिवार की इनकम महीने की 1 रुपये थी, वो परिवार बहुत खुशी से चल रहा था। फिर अगर हम बात करें 1940 की, तो जिस परिवार की इनकम महीने की 10 रुपये की थी, वो परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर अगर हम बात करें 1960 की, तो जिस परिवार की इनकम मात्र 100 रुपये महीने की थी, तो वो परिवार भी अच्छे से चल रहा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सन 1980 की, जिस परिवार की इनकम महीने की 1000 रुपये थी, वो परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन मुसीबत तो तब आती है अगर हम बात करें सन 2000 की, जिस परिवार की इनकम अगर महीने की 10,000 रुपये नहीं होती है, तो वो परिवार अच्छे से नहीं चल सकता है। अगर हम बात करते आने वाले भविष्य की, फ्यूचर की, 2020 की, तो जिस परिवार की इनकम महीने की 1 लाख रुपए नहीं होगी, तो वो परिवार भी अच्छे से नहीं चलेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि हर 20 साल के एवरेज में एक जीरो बढ़ रहा है, यानी कि ये ज़रूरत है आज के ज़माने की। और ये मेरा कहना नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का कहना है। आज महंगाई ने हर चीज में अपनी हद पार कर दी है। बेशक लाइफ स्टाइल और तनख्वाह में बदलाव आया, लेकिन आजादी के बाद इनकी महंगाई न थी। आम इंसान आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उस वक्त किसी वस्तु की कीमत रुपए, आने, पैसे और पाई में होती थी। 1 रुपए का सिक्का तब नगद चांदी का हुआ करता था, और रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी। और उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपए जितनी ही थी, और रुपया इतना स्ट्रॉन्ग की रोजाना की खरीदारी चिल्लड़ में हो जाती थी। तब चावल 65 पैसे प्रति किलो के दाम पर और गेहूं 26 पैसे पर मिल जाते थे। चीनी तब 57 पैसे प्रति किलो थी। पानी पूरी और चाट का एक प्लेट का 1 आना लिया जाता था। अहमदाबाद से मुंबई तक की यात्रा 18 रुपए में होती थी। तब तेनालीराम की बुक
1.5 रुपए में और रेडियो 100 रुपए में मिल जाते थे और फिल्म की टिकट 40 पैसे लेकर 8 आने तक मिल जाती थी। आज हमें 1947 के दाम बड़े ही चिल्लर जैसे लगते हो, लेकिन यह भी तब भारत के लोगों की एवरेज इनकम 150 रुपए से ज्यादा ही नहीं होती थी। उस वक्त काम इनकम में और काम खर्च में जीवन निर्वाह हो जाता था और लग्जरियस चीजों के बारे में जीवन नीचा था। प्रति 2000 व्यक्ति पर एक रेडियो था और हजारों व्यक्तियों के बीच एक टेलीफोन था। आज हर घर में जितने व्यक्ति हैं उतने फोन हैं, जो यह महंगाई का सच है। सुदर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने 1947 के भाव, जब लोग 150 रुपए की कमाई कर आज के चिल्लरों के भाव में अपना गुजारा चलाते थे। बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर आए दिन फिल्मों में कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। फिल्म रोटी कपड़ा मकान का महंगाई मार गई गाना हो या फिल्म पीपली लाइव में महंगाई डायन खाए जात हो, फिल्मी जगत में भी इस पर सक्रिय कई मुद्दे आए हैं। इसी के चलते हम आपको महंगाई के मारे फिल्म के इस वीडियो क्लिप को दिखाते हैं। तो पेट्रोल का मुद्दा तब भी था, आज भी है, पर आज आक्रोश जताने का जरिया कुछ और ही है। इन दिनों मुद्दा पेट्रोल पर गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर पेट्रोल को लेकर बहुत गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने पेट्रोल के बड़े दामों को लेकर बहुत सवाल पूछे हैं। सुदर्शन न्यूज आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहता है और आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। महंगाई पर सरकार को कोसने से पहले महंगाई का सच क्या है, ये जान ले। आज सुदर्शन न्यूज आपको बताएगा महंगाई का सच। आखिर क्या है महंगाई का सच? लेकिन इससे पहले कुछ खास बातें। महंगाई का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों का ये खौफ होना वाजिब भी है। हर रोज लोगों का ये सोचना, दाल के दाम आज ये हो गए हैं, चीनी के दाम आज ये हो गए, टेंशन टेंशन टेंशन। और इसी टेंशन में महंगाई से त्रस्त जनता सरकार को कोसती है। लेकिन एक सच ये है कि महंगाई हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक उसी तरीके जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। हाँ, महंगाई फ्लक्चुएट जरूर हो सकती है, लेकिन घटेगी कभी नहीं। एक बात और भी है, पहले लोगों की ख्वाहिश होती थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान और एंड्रॉइड फ़ोन। घर में दाल रोटी खरीदने के पैसे हो या ना हो, लेकिन जेब से तो एंड्रॉइड फ़ोन ही निकलेगा, वो भी 4G 3G से काम नहीं चलेगा। पहले जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी वहाँ हर घर में साइकिल देखने को मिलती थी। कहते हैं साइकिलिंग करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आज जब हर घर में नज़र जाती है तो वहाँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ही मिलते हैं, और वो भी जितने मेंबर उतने व्हीकल्स। इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि आखिर कहाँ है महंगाई, और वही लोग सबसे ज़्यादा महंगाई करते हैं। बाज़ारों में जाइए, शॉपिंग मॉल्स में जाइए, सामान खचाखच भरे हैं, लोग आपको खरीदारी करते हुए दिखते हैं, भीड़ है, पार्किंग फुल है। लेकिन सवाल ये बनता है, अगर पैसे नहीं हैं तो कैसे खरीद रहे हैं लोग सामान? इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि महंगाई कहाँ है। यहाँ तक कि ठेलों वालों के पास भी भीड़ है, यानी कि सब अपने स्टेटस के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं। लेकिन बात ये एक साफ है, आज के ज़माने में 100 रुपये किलो प्याज खरीदने वाले लोग भी हैं, तो 10,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग भी हैं, तो वहीं 70,000 रुपये का आईफोन खरीदने वाले लोग भी हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है महंगाई घटे या बढ़े, जिनको सामान खरीदना है वो खरीदते हैं। कई दिनों से विपक्ष समेत आम जनता सरकार को पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण घेर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जब वो फेसबुक पर लिखी गई इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ घट रही है। ये पहली बार नहीं जब पेट्रोल के रेट को लेकर इतना बवाल मचा हो।
हमेशा से ही पेट्रोल के दाम को लेकर लोग विरोध करते आए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसे पढ़कर आप अपनी सरकार को पेट्रोल के मुद्दे पर घेरने से पहले 10 बार सोचेंगे। दरअसल फेसबुक पर एक यूजर ने सरकार में बढ़ते पेट्रोल के दाम पर जिक्र करते हुए कुछ ऐसा लिखा है जिसके बारे में पढ़कर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन देखिए ये पोस्ट। 30 का पेट्रोल सरकार 70 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी पूछे कि 16 रुपए में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 रुपए का केरोसिन सरकार 15 रुपए में क्यों बेचती है? 42 रुपए की चीनी सरकार 30 रुपए में क्यों बेचती है? 25 का चावल खरीदकर 3 रुपए में क्यों बांट देती है? लाखों रुपए तनख्वाह देकर टीचर को बच्चों को मुफ्त में क्यों पढ़ाती है? कहां से ये सब पैसे आते हैं? वो जवाब है हम सब, जो बोल रहे हैं सरकार पेट्रोल पर देश को लूट रही है। कितनी ईमानदारी से हम कितने लोग हैं जो टैक्स भरते हैं। जीएसटी और नोटबंदी मात्र लगाने से तुम्हारा जीना हराम हो रहा है। और कभी उसके बारे में ये भी सोचो जो लोकतंत्र की चिंता किए बगैर देश हित के बारे में सोचता है, जीता है, मरता है। खुद के लिए जीना तो सिर्फ वामपंथी और नास्तिक करते हैं, लेकिन देश और देश हित के बारे में सोचते और काम करने के लिए तो सिर्फ एक सच्चा देशभक्त ही कर सकता है। साथियों, 2014 में सरकार बनने से पहले देश के सामने किस तरह की आर्थिक चुनौतियां थी, ये आप सभी को भली भांति पता है। महंगाई बेकाबू थी। आपने देखा होगा पूरा अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ। सब पॉलिटिकल पार्टियां आप जो भी हम पर कह सकते थे कहते थे, लेकिन पूरे चुनाव अभियान में महंगाई को लेकर के इस सरकार पर कोई आरोप नहीं हुआ। इसका मतलब कि बेकाबू जो महंगाई थी उसको रोकने में ये सरकार सफल हुई है। सुदर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। जी हाँ, खुद के लिए जीना वामपंथी ही है। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, पर हम इंसानों को सोचने समझने की शक्ति मिली है। देश के बारे में सोचना और समझना आपका और हमारा फर्ज बनता है। महंगाई और बढ़ते दामों पर सुदर्शन न्यूज ने एक सर्वे किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की मोदी सरकार पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो इस सर्वे को देखिए। यूपीए की सरकार और आज की सरकार में महंगाई के क्या आंकड़े हैं, ये भी जान लें। एक तरफ देश की जनता मोदी सरकार की एक के बाद एक सफलताओं को गिनती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे भी लोग हैं जो महंगाई जाइन के सताने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है क्यों ना तब की महंगाई और अब की महंगाई के दर्द को महसूस किया जाए। सुदर्शन न्यूज ने अपने डीप स्टडी रिपोर्ट में पाया कि यूपीए सरकार के समय महंगाई 7वें आसमान पर थी। न किसी तरह की जनहितकारी कोई योजनाएं थी, न ही किसी तरह की राहत देने वाली खबर केंद्र सरकार की तरफ से उस वक्त आती थी। 4 साल पहले प्रॉपर्टी का रेट हर महीने बढ़ रहा था। आज 4 साल से प्रॉपर्टी का रेट 20 से 30% कम हो गया है। 4 साल पहले बैंक के होम लोन का रेट 13% था, आज घटकर 8.30% हो गया है। 4 साल पहले स्टेशन पर 1 लीटर पानी 20 से 25 रुपए का मिलता था, आज कई स्टेशन पर 5 रुपए का मिल रहा है। 4 साल पहले चीन हर बात में आंख दिखाता था, आज उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जो दाल 4 साल पहले 120 से 140 रुपए मिला करती थी, वही मसूर दाल 60, चना का दाल 65 रुपए मिलती है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की दरों की बात करें तो ये है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पेट्रोल रेट। पेट्रोल की कीमतें कांग्रेस 2003 में 29 रुपए लीटर, 2006 में 47 रुपए लीटर, 2010 में 51 रुपए लीटर, 2014 में 73 रुपए लीटर और बीजेपी की बात करें तो अप्रैल 2014 में 73 रुपए लीटर, मई 2018 में 76 रुपए लीटर। लेकिन सरकार की कई जनहितकारी योजनाओं के साथ कई राहत देने वाली खबर देश की जनता को राहत महसूस कराती रही है। बात करें नोटबंदी की, नोटबंदी के समय भी जनता को खासी परेशानियों से जूझना पड़ा था। जनता के एक वर्ग का यह भी मानना था कि
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो उनके भविष्य के लिए बेहतर फैसले की ओर एक बड़ा कदम है। अरे मोदी, अरे मोदी, अरे मोदी, मोदी मोदी वाली लहरें आई, देश में मेरे तरक्की लाई, ऐसा ऐसा काम किया जो कभी ना देखा। मैं शान से कहता हूँ मेरे देश में आया एक धांसू नेता। गुजरात में दारू बंद कराई, जगह जगह देश में करी सफाई, पाकिस्तान को धूल चटाई, अंदर में मार लगाई। देश विदेश जाके पैसे उड़ाकर नहीं आया है, तरक्की करने वाली नई नई तकनीकें लाया है। जनधन योजना से खाते बनवाए, आज वही खाते सब कान में आए। लोगों को हुई बड़ी परेशानी है, पर मेरे दोस्त रात के बाद ही सुबह आनी है। 1500 बंद कराए, मैंने माना बहुत से लोग आज घबराए। ब्लैक मनी वाला ईमानदार आज चैन से सोया है, ब्लैक मनी वाला पटक पटक के सर रोया है। सोचो राहुल गांधी जैसा लाइन में आया है, केजरीवाल का तो मुफलर उतर आया है। मायावती को तो ठंडों में पसीना आया है, दाऊद के धंधों में भी तगड़ा मंदा आया है। सच बोलूं तो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तारीफ में तेरे मोदी कुछ लाइंस लिख डाली, तारीफ में तेरे मोदी कुछ लाइंस लिख डाली। तूने इंडिया ब्राइट फ्यूचर के साथ साथ गजब की हिस्ट्री लिख डाली। ऐसे में लोगों का ये कहना बिल्कुल सही साबित हुआ और फिलहाल नोटबंदी से जहां भ्रष्टाचार में काफी कमी आई, वहीं विदेश के जानकारों ने प्रधानमंत्री का स्वागत दिल खोलकर किया। और उसके बाद भारत यह है कि नोटबंदी के बाद लंबे समय तक दर्द सहने वाली जनता अब इस दर्द से निजात पा चुकी है और सभी के लिहाज में ना तो एटीएम पर लंबी कतारें नजर आती हैं और ना ही तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। मोदी सरकार में देश की भविष्य को बेहतर करने के लिए देश के लोगों से ही सहयोग मांगा, जिसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे देश, 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। बुरी तरह से खराब हो गई थी वैश्विक स्थितियों का और परिस्थितियों का उस समय भारत देश पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज की बात करें, पूरे विश्व भारत देश की ओर से सकारात्मक निगाह से देख रहा है और ये मान रहा है कि मोदी सरकार का फैसला, हर एक फैसला भारत देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी सकारात्मक भविष्य की कल्पना कर रहा है। तब की महंगाई और अब की महंगाई की तुलना अगर परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से करे तो देश की जनता बेहतर भविष्य के लिए आश्वस्त है। सुदर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। तो महंगाई को लेकर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, आइए सुन लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये महंगाई क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ डज इट वर्क। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, कभी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में चीज़ों के रेट डबल हो गए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पहले जिस व्यक्ति की अर्निंग महीने की 6,000 रुपये थी जिस काम के लिए, आज उसी व्यक्ति को उसी काम के लिए महीने के 15 से 20,000 रुपये की एवरेज इनकम होती है, तो ये भी तो काउंट होगा। इन्फ्लेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के प्राइजेस का बढ़ना और रुपए की परचेजिंग पावर का कम होना, इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये काम कैसे करता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन का आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट आज मिनिमम 10 रुपीज़ का आता है। यही बिस्किट का पैकेट पहले 5 रुपये का आता था। तब 5 रुपये में इतनी पावर थी कि हम वो पैकेट खरीद सकते थे, लेकिन आज 10 रुपये में वो पावर नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ गया है और रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के कॉजेज़ की। बेसिकली
तीन टाइप के इन्फ्लेशन कॉजेज होते हैं। फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड फाइनली मॉनेटरी इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एक एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल, एक बुक है, उस बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, यानी कि उस बुक को खरीदने के लिए कम से कम 1000 लोग हैं, लेकिन जो बुक की सप्लाई है वो सिर्फ 100 ही है। तो इससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली डिमांड अगर राइज हो रहा है और सप्लाई कम हो रही है तो उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ना वाजिब है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। मैं इसमें भी आपको एक बुक का ही एग्जांपल दूंगी। पहले एक बुक की प्राइस होती थी 150 रुपये, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कवरिंग यूनिट आती थी 125 रुपये, माने उसे बनाने की लागत जो थी वो 125 रुपये की थी और मार्केट में वो 150 रुपये की सेल होती थी। लेकिन आज जो है प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। उसे क्वालिटी देना, अच्छा ब्रांड देना, इन सब में एक कॉस्ट लगता है जो कि बढ़ गया है, जिसके कारण आज एक बुक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो आती है मिनिमम जो है वो 175 रुपये की हो गई है। और यही जब मार्केट में सेल आउट होती है तो ये 200-220 रुपये के एवरेज में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। फाइनली थर्ड कॉजेज, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता क्या है, जब मार्केट में कोई मनी अपने सेट लिमिट से ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाती है तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय कर रखी है कि मनी की प्रिंट इतनी ही आनी है, लेकिन अगर वो सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। उससे मैन्युफैक्चरर सोचेंगे कि लोगों के पास तो बहुत पैसा है तो प्रोडक्ट का प्राइस कम क्यों रखे, उसे ज़्यादा कर दे। तो ज़्यादा करने से फिर से प्रोडक्ट्स की प्राइस जो हाई हो रही है और रुपए की करेंसी जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब हम आपको बता दें कि दोस्तों आपने पूरी चीज़ देखी मेरी, लेकिन उससे यही पता चलता है कि जो महंगाई है वो हमेशा बढ़ेगी घटेगी नहीं, प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या हुआ, हमारी इनकम भी तो बढ़ रही है, अच्छी जॉब्स भी मिल रही है। अगर हम ये सोच लें कि 25 से 30 साल के एवरेज में जो प्रोडक्ट्स है उसकी रेट डबल हो गई है और उससे महंगाई हुई है तो ये गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की दर है वो 2 से 3% एवरेज की होती है, जिसे हम बैलेंस इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका और एक टर्म है जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर किसी कंट्री की इन्फ्लेशन एक महीने में 50% की हो जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस तरीके का इन्फ्लेशन मैं आपको बता दूं जर्मनी में 1923 में हुआ था। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था 24 घंटे में प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती जा रही थी, जिससे महीने में 50% का इन्फ्लेशन हो गया, तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो देखा आपने, यही था महंगाई का सच आपके सामने। कैमरामैन दुर्गेश के साथ रश्मि अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। पर महंगाई का बहुत सारा कारण होता है, एक कारण तो नहीं होता है। वो सारे कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और उसको समझने की भी बहुत आवश्यकता है कि जब कोई भी देश की तरक्की जब होती है, प्रगति जब होती है और वो जब डेवलपिंग देश से डेवलप देश की तरफ जब वो आगे बढ़ता है तो ये तो इतिहास गवाह है पूरी दुनिया का कि महंगाई रहा है जिन जिन देशों पे तरक्की हुआ है। पश्चिम के देश का उदाहरण आप अगर ले लेंगे, पश्चिम के देश जब डेवलपिंग इकोनॉमी से जब डेवलप्ड इकोनॉमी की दिशा में जब बढ़े और जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो गए तो उनके इकोनॉमी पे भी महंगाई रहा है और महंगाई के बिना या फिर इन्फ्लेशन के बिना किसी भी देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। रसायन गैस, पेट्रोल या फिर डीजल अगर जीएसटी के अंदर अगर दायरे में अगर आ जाता है तो बेशक संतुलित होगा और काफ़ी कम हो जाएगा उसकी रेट। पर सरकार को ये कदम उठाने से पहले कई सारे विषय पे सोचने की बहुत आवश्यकता है और सरकार की एक बेसिक फंडामेंटल होती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बिना जनता का तरक्की नहीं हो सकता है और देश का विकास नहीं हो सकता है और उसके लिए साधन जुटाने की बहुत आवश्यकता होती है, रेवेन्यू जुटाने की। पेट्रोल, रसायन गैस और आपके डीजल एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का कारण है किसी भी प्रदेश के सरकार के लिए भी और केंद्रीय सरकार के लिए भी। मैं परसों गया था अपने जो काम के लोग हैं उनके साथ पता लगाने के लिए कि मार्केट में आखिर सब्जियों का भाव कितना है
और वो जो रेहड़ी वाले हैं या फिर जो रिटेल पे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो मैं तो अचंभित रह गया। साकेत जैसा इलाके में रहता हूँ, एक पॉश इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे 1 किलो आपके टमाटर 10 रुपए में मिल रहा था, बैंगन 1 किलो 15 रुपए में मिल रहा था, भिंडी आपके 20 से 25 रुपए में 1 किलो मिल रहा था। नॉमिनल रेट है, और मैंने तो कभी यूपीए के शासनकाल में 10 रुपए में टमाटर मैंने कभी नहीं देखा, आलू 10 रुपए में मैंने कभी नहीं देखा किलो, और या फिर 15 रुपए में बैंगन मैंने कभी नहीं देखा है। हमेशा 40 रुपए 50 रुपए में मैंने खुद खरीदा है, और 40-50 ही वही रेट रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये राजनीतिक कारण के चलते इस तरह से एक प्रदूषित किया जा रहा है समाज को और वातावरण को, वो देश के हित में नहीं है। ये जरूर है कि विकास जब होता है किसी भी देश का, तो 3% 4% महंगाई जरूर होता है किसी भी देश में। उतना अगर 2-3% महंगाई अगर ना हो, इन्फ्लेशन अगर ना हो, तो वो प्रगति सही दिशा में नहीं है। और दुनिया गवाह है कि सिर्फ 2 देश को छोड़ के, ब्राजील और जर्मनी को छोड़ के, जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, जिसके चलते वो तहस नहस हो गया था, आज पूरी दुनिया जिस तरह से लामबंद है, यानी फिर इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल तो है पर ग्लोबल के साथ साथ लोकलाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं पे एक संतुलन बना के रखता है किसी भी देश के इकोनॉमी में। और भारत भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है आर्थिक दिशा में अगर देखा जाए, तो उस तरह का हाइपर इन्फ्लेशन हमारे देश में कभी नहीं होगा, या फिर किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता है, ये इंटरडिपेंडेंसी और इंटरकनेक्टिविटी के चलते। तो इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा, और वो किसी भी देश के आर्थिक प्रगति के लिए और किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या फिर थोड़ा बहुत नोकझोंक ज़रूर होता है। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें एकदम बिल्कुल हाय तौबा या फिर मातम मनाने की आवश्यकता नहीं है। देश की तरक्की अगर चाहते हैं, देश का विकास अगर चाहता है, तो इतना तो सहना पड़ेगा। तो ये है महंगाई का पूरा विश्लेषण। जो लोग हो हल्ला मचाते हैं, जरा एक बार तथ्यों को देखें कि आखिरकार महंगाई का ऊपर नीचे होने के पीछे कारण क्या होता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पर्श न्यूज़। जय हिंद।